हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। हमारे साथ आप भी मॉक टेस्ट को सॉल्व करते चलना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, अगर आपने इस मॉक टेस्ट में 15 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लिए तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है और आने वाले एग्जाम में भी आप एक अच्छा प्रदर्शन करके आओगे। दोस्तों, मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसी लेवल के ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपने एक्स या वाई ग्रुप दोनों में से किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई किया है तो आप इस मॉक टेस्ट को पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको एकम्प्लिस का सिनोनिम बताना है, यानी कि सिमिलर वर्ड बताना है। दोस्तों, एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है? एकम्प्लिस का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ को हासिल कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके सिमिलर वर्ड की, सो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अचीव का भी मतलब बिल्कुल सिमिलर होता है, किसी भी चीज़ को पा लेना या फिर उसे हासिल कर लेना। समझ में आ गया सभी को फर्स्ट क्वेश्चन? तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अनवर्दी एक वर्ड दिया गया है, आपको बताना है कि इसके जस्ट अपोजिट वर्ड कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अनवर्दी का मतलब क्या होता है? वर्दी का मतलब होता है दोस्तों योग्य, और अगर मैं बात करूं अनवर्दी, इसका मतलब है कि न योग्य हो जो, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वो जो नॉट डिजर्व करता हो। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? डिजर्विंग हो जाएंगे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इन दोनों ही सेंटेंस में सही प्रीपोजिशन को फिल करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, एज अ जज ही शुड डिस्पेंस डैश इक्वल जस्टिस टू वन एंड ऑल। अब देखो, खाली स्थान के पहले एक वर्ड यूज किया गया है डिस्पेंस का। इस डिस्पेंस का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर पता चल सके। इस डिस्पेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिस्पेंस के साथ में 2 चीज़ें होती है, या तो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है या फिर नहीं यूज किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर डिस्पेंस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से हो, यानी कि किसी भी चीज़ को बांटने से हो, तब आपको किसी भी तरह का प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है। लेकिन अगर डिस्पेंस का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ, यानी कि अगर किसी से छुटकारा पाने की बात की जा रही हो, तब आपको प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो सेंटेंस में क्या कहा गया है? डिस्पेंस इक्वल जस्टिस, यानी कि कहीं पर भी जस्टिस को इक्वली डिवाइड करने की बात की जा रही है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही है। तो सिंपल सा हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन में किसी भी तरह का प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाएगा। अब सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। योर प्रेजेंट स्टेटमेंट डज नॉट अकॉर्ड डैश व्हाट यू सेड लास्ट वीक। अब यहाँ पर भी एक वर्ड यूज किया गया है अकॉर्ड का। आपको मैं बता दूं कि अगर अकॉर्ड आईएनजी के साथ में आया हुआ रहेगा तब आपको यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ अकॉर्ड दिया गया रहे तब इसके साथ आपको विथ प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो सेकंड वाले सेंटेंस में इस खाली स्थान की जगह पर विद आ जाएगा। और अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फर्स्ट ब्लैंक में नो प्रीपोजिशन और सेकंड वाले ब्लैंक्स में विथ का प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। फिल इन द ब्लैंक। आई डैश वेल फॉर द एग्जाम एंड आई एम रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन। सेंटेंस में कहा गया दोस्तों कि मैं एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और मैं किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए रेडी हूं। दोस्तों, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है ना, इससे यह भाव निकलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, मैं रेडी हो चुका हूँ, बिल्कुल प्रेजेंट की बात की जा रही है ना, और यहाँ पर मैं रेडी पहले से हो चुका था, इसलिए परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। तो दोस्तों, जब भी यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो आपको क्या करना होगा? हैव के साथ में वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैव प्रिपेयर्ड। आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम एंड आई एम रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको मोमेंटो वर्ड का प्लूरल बताना है।
दोस्तों इसका प्लूरल हो जाएगा मेमेंटोस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको कई जगह पर ES लगा हुआ भी प्लूरल दिखेगा मेमेंटो का, लेकिन यह गलत है, आप इस पर ध्यान मत देना। अगर एग्जाम में भी आए तो आप इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे से एट ड्रीम्स कम्स ट्रू। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, एट की जगह पर आपको दैट लिख लेना है, इस चीज को आप लोग सुधार लेना। दे से दैट ड्रीम्स कम ट्रू, इसे आपको चेंज कर देना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर जो कम्स है ना, ये आपका क्या है, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी अगर कम इंट्रांजिटिव वर्ब है तो लास्ट वाले पार्ट में हम किसी भी तरह का पैसिव कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट में काम करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज से आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सेड में हो जाएगा। और फिर यहाँ पर दैट लिखने के बाद हम पूरे सेंटेंस लिख देंगे ड्रीम्स कम ट्रू। तो अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज सेड दैट ड्रीम्स कम ट्रू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, मदर सेड टू कविता स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू गो टू स्लीप। यहाँ पर मदर कविता से क्या कह रही है कि जब तुम सोने जाओ तो उससे पहले लाइट को स्विच ऑफ कर देना। यानी कि दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ पर बन रहा है ना, किसी भी तरह का ऑर्डर दिया जा रहा है स्विच ऑफ करने के लिए लाइट को। तो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है तो हम इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, नरेशन को चेंज करने के लिए इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और यहाँ पर दोस्तों टोल्ड के साथ में टू का यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही हट गया। तो ए, बी और डी ये हमें देखना है। अगर हम इन तीनों ऑप्शन को देखें तो मदर टोल्ड कविता टू स्विच ऑफ द लाइट, मदर टोल्ड कविता टू स्विच ऑफ द लाइट, और डी ऑप्शन में भी मदर टोल्ड कविता टू स्विच ऑफ द लाइट, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। बिफोर सी इज गोइंग टू स्लीप, बिफोर सी वेंट टू स्लीप, या फिर बिफोर यू गो टू स्लीप, इन तीनों में से क्या होगा। तो दोस्तों अब इन तीनों में से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गो आपका कन्वर्ट हो जाएगा वेंट में। सभी को समझ में आ गया कैसे मैंने इसका नरेशन चेंज किया। आगे बढ़ता हूँ अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राइस इज टू द जापानीज डैश पोटैटोज आर टू मेनी यूरोपियंस। अब यहाँ पर आपको रिच है ना, इसे आप थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, इसे आप लोग कन्वर्ट करके राइस कर लेना। यानी कि दोस्तों जैसे राइस जापानीज के लिए है वैसे ही पोटैटो किसके लिए है, या यूरोपियंस के लिए है। तो यहाँ पर कौन सा यूज किया गया है वर्ड, वैसे ही का। तो वैसे ही का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसे ही का मतलब हो जाएगा दोस्तों वाट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वाइल यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। वाइल क्या होता है, जब अपोजिट हो। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैं खेल रहा हूँ और तुम दौड़ रहे हो, तो यहाँ पर हम वाइल का यूज करेंगे क्योंकि दोनों की जो क्रिया है ना वो अलग है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को रिलेट किया जा रहा है कि जैसे जापानीज के लिए राइस होते हैं वैसे ही यूरोपियंस के लिए पोटैटोज होते हैं, तो इस तरह के कनेक्टर में हम वाट वर्ड का यूज करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से आपको एक करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों ही गलत हैं। पीटी का करेक्ट स्पेलिंग दिया गया है PIETY। और पीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पीटी का मतलब होता है धार्मिक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा धार्मिक, या फिर आप इसका सिनोनिम बता सकते हो रिलीजियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। द टीचर सेड दैट डैश मैन इज मॉर्टल। और फिर नीचे क्या है, द शिप वाज एट डैश एंकर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि द टीचर सेड दैट डैश मैन इज मॉर्टल। यहाँ पर दोस्तों मैन इज मॉर्टल कहने का मतलब क्या है, पूरी ह्यूमैनिटी की बात हो रही है ना, पूरे मैन स्पीसीज की बात की जा रही है। तो जब भी दोस्तों यहाँ पर पूरी ह्यूमैनिटी की बात की जा रही है ना, तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर आपका कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। और अगर मैं सेकंड देखूँ, द शिप इज एट डैश एंकर, तो यहाँ पर एंकर के साथ भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, इसके पहले प्रीपोजिशन ऑलरेडी यूज किया जा चुका है। तो यहाँ पर भी आपके 9 आर्टिकल होंगे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन फ्रेज द साइंस ऑफ लॉ।
यहाँ पर एक फ्रेज दिया गया है द साइंस ऑफ लॉ, आपको इसका मतलब बताना है। दोस्तों इसका मतलब क्या होगा? सेरीकल्चर किसे कहते हैं हम? सिल्क की खेती को। पेडागोजी किसे कहते हैं? तो ये आपका टीचिंग का जो अध्ययन होता है ना, टीचिंग का जो प्रैक्टिस होता है, इसे हम पेडागोजी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो साइंस ऑफ लॉ है इसे हम बोलेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट नाउन। 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा वर्ड नाउन नहीं है। दोस्तों एक्शन, केयर और डिलाइट ये तीनों के तीनों नाउन हैं। जबकि बात करूँ रस्टी की तो इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा रस्ट। रस्टी जो है ना वो आपका एक एडजेक्टिव है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेजेज। व्हेन हिज फादर क्वेश्चन हिम अबाउट मनी ही फ्ली ऑफ द हैंडल। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब उसके पिता ने उनसे पैसे के बारे में पूछा, देन ही फ्ली ऑफ द हैंडल। तो यहाँ पर दोस्तों फ्ली ऑफ द हैंडल का कहने का मतलब है टू लूज वंस टेम्पर, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। यहाँ पर आपके 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन दोनों ही सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट में एरर है। पहला सेंटेंस है कि प्लेंटी ऑफ पीपल लाइक्स टू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आपको किसी भी पार्ट में एरर ना दिखे तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, नो एरर का। देखिए फर्स्ट जो पार्ट है ना, प्लेंटी ऑफ पीपल, यह प्लूरल को डिनोट कर रहा है। और दोस्तों अगर प्लूरल को डिनोट किया जाए तब आपका जो मीन वर्ब है वो कभी भी एस और ईएस के साथ नहीं आएगा। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यहाँ पर आपको लाइक्स की जगह पर क्या कर देना होता, लाइक कर देना होता। तो फर्स्ट पार्ट का आपका बी एरर है। फिर अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो देख लीजिए एक मिनट, यहाँ पर एन यूनिट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया डिफाइंड आइदर बाई रेफरेंस टू अ रैंडमली चूजन मटेरियल स्टैंडर्ड और टू अ नेचुरल फिनोमेनन। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है ना कि इस सेंटेंस के पार्ट ए में ही एरर है। यूनिट के पहले ए यूज नहीं किया जाएगा, इसके पहले क्या होगा, यूनिट के पहले ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा, ना कि एन का। तो इसलिए आप अगर देखोगे तो 14th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। फर्स्ट सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है और सेकंड सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेज। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसे आपको करेक्ट ऑर्डर में बनाना है, जिसमें से पहला पार्ट और छठा पार्ट ऑलरेडी दिया गया है। तो सेंटेंस स्टार्ट कैसे हो रहा है, अ मैन इज बॉर्न अलोन, यानी कि एक जो मनुष्य है वो अकेले जन्म लेता है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, एंड डाइज अलोन, यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि एंड डाई तो कर गया, लेकिन इसके साथ साथ और क्या होगा, एंड एक्सपीरियंसेज द, यानी कि दूसरा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्यू। क्या एक्सपीरियंस करता है, गुड एंड बैड। और गुड एंड बैड क्या, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन अलोन। ठीक है, यानी कि अगर आप इसे करेक्ट अरेंज करोगे ना तो अरेंज करने के बाद आर क्यू पी एस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लेकिन उसमें बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको अभी तक नहीं पता चला कि जीके एंड जीएस कैसे पढ़ें, कहाँ से कवर करें, साथ ही में दोस्तों करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, तो यहाँ पर एक ई बुक लॉन्च किया गया है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए। इसमें दोस्तों आपके 1000 से भी ज़्यादा जीके के 1 लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। हाल ही में जनवरी 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी 90% से ज़्यादा जीके क्वेश्चन इसी ई बुक से पूछे गए थे। इसे परचेज करने के लिए दोस्तों आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9430042848 पर मैसेज करके परचेज कर लेना, या फिर मैंने इंस्टा मोजो से भी परचेज करने का लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप पेमेंट करोगे तो आपके ईमेल आईडी पर इस ई बुक का PDF सेंड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर पैसेज से रिलेटेड। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे पैसेज को पढ़ लेना है। इसके लिए वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, पूरे पैसेज को पढ़ लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये रहा पैसेज के बाद इसका सेकेंड वाला पार्ट, तो दोनों पार्ट को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट ऑफ द ब्रेन सेल्स सर्वाइव। अगर ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया जाए तो ब्रेन का जो सेल्स है ना वो कितने देर के लिए सर्वाइव करेगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो हमारा ब्रेन है वो ओनली
4 to 5 मिनट ही सर्वाइव कर पाएगा। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, द हार्ट सेंड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो हार्ट है वो ऑक्सीजन भेजता है रिच ब्लड के साथ, वो कहाँ भेजता है? तो यह भेजता है टू द इंटायर बॉडी, यानी कि पूरे शरीर के पार्ट के अलग अलग हिस्सों में यह ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसफर करता है। 18th क्वेश्चन है, डॉक्टर जॉन गिबॉन ऑफ यूएसए डेवलप्ड एंड आर्टिफिशियल हार्ट इन। देखिए दोस्तों, यह जो आर्टिफिशियल हार्ट है ना, यह कब डेवलप किया गया था? तो यह किया गया था 1951 में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 19th क्वेश्चन है, हार्ट डिजीजेज ऑकर फ्रॉम। जो हार्ट की बीमारियां हैं वो कैसे होती है? तो इट ऑकर फ्रॉम द डैमेज टू द हार्ट मसल्स, यानी कि हार्ट के जो मसल्स हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं, इसी से हार्ट डिजीज होते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, ऑल द बॉडी सेल्स नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ। बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उसे कौन सी चीज़ का कांस्टेंट सप्लाई मिलना चाहिए? तो यह मिलना चाहिए दोस्तों ऑक्सीजन का, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस, इसी के साथ आज आपका मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप एक बार कमेंट करके बता दो कि आपने आज 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर दोस्तों आपको आज का यह मॉक टेस्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसी तरह के मॉक टेस्ट डेली देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।